This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध अष्टमी दिनांक 22 मार्च 2021 अध्याय 30 शास्त्र शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुककरविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे अन्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः संबुद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षते सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। तत्र भिषक् आदितः एव भिषजः प्रष्टव्यः अष्टविधं भवति तन्त्रं तन्त्रार्थान् स्थानं स्थानार्थान् अध्यायम् अध्यायार्थान् प्रश्नं प्रश्नार्थांश्च पृष्ठेन च एतत् वक्तव्यम् अशेषेण वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च इति। तर्हि भिषज अथ भिषक् अष्टविधं प्रष्टव्यम् अष्टविधं भवति। एक वैद्य के द्वारा दूसरे वैद्य को पूछने की चीजें 8 प्रकार की होती है। तंत्र क्या है, तंत्रार्थ क्या है, स्थान कौन से है, स्थानार्थ क्या क्या है, अध्याय कौन से है, अध्यायार्थ क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्नार्थ क्या है। और ये सब पूछने के बाद सभी बातें वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च, वाक्य के जरिए, वाक्यार्थ के जरिए और अर्थावयव के जरिए इसको बतानी है। तो शायद परीक्षा विधि इस प्रकार का है। पहले जमाने में शलाका परीक्षा होती थी कि ग्रंथ में कहीं भी शलाका डालते थे और जो पन्ना सामने आए उसके बारे में विवरण करना है, पढ़ना है, उसका अर्थ बताना है वगैरह इस प्रकार से। तो ऑप्शन का कोई चांस नहीं था कि समूचा ग्रंथ तैयार होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज है कि हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना ग्रंथ का, ये आवश्यक इस प्रकार का है। और ये सभी जानेंगे तो भी वो वैद्य कहलाएगा, नहीं तो वो वैद्य कहलाने के लिए लायक इस प्रकार का नहीं है। तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति अनर्थांत। ये भी बड़ा अभी अजीब है।
आयुर्वेद यानी ही शास्त्र, यानी ही विद्या, यानी ही सूत्र, यानी ही ज्ञान, यानी ही शास्त्र, यानी ही लक्षण, यानी ही तंत्र, इस प्रकार के इतने अनर्थांतरम, इसमें अर्थ में कोई भेद इस प्रकार का नहीं है। तो इतने सभी तरीके से आयुर्वेद के बारे में जाना जा सकता है। तो वही शास्त्र है और वही विद्या भी है, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है। आगे विमान के 8वें अध्याय में सत्र विषयकादिता शास्त्र में वो परीक्षित, शास्त्र की ही परीक्षा करे इस प्रकार से। फिर गुरु की परीक्षा है, फिर शिष्य की परीक्षा है, और ये सब होने के बाद शास्त्र सीखना है। और जैसे मैंने कहा, शास्त्र तंत्र है और विद्या गुरु से आती है। तो तंत्र का अध्ययन ये एक चीज रहेगी, लेकिन सिर्फ तंत्र का अध्ययन हम करते रहेंगे तो वो काफी नहीं होगा। गुरुमुख से तंत्र के विद्या के बारे में सुनना है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और फिर विद्या प्राप्त होती है। तो शास्त्रम गुरु मुखोदगीर्णम आदाय उपास्य च असकृत, गुरुमुख से बताया गया जो शास्त्र है वो आदाय उपास्य च असकृत, उसका ग्रहण करके उसका उसकी उपासना बार बार करते रहेगी, तो हमें पता चल जाएगा शास्त्र के बारे में, विद्या के बारे में और तंत्र के बारे में। तो ये सभी चीजें बहुत ही आवश्यक इस प्रकार की है, और वास्तव में हम इन्हें कर नहीं पा रहे हैं, ये एक अहम चीज इसमें है। तो अभी जो प्रयास चल रहा है वो उस दृष्टि से प्रयास चल रहा है, और यही वास्तव में अध्ययन विधि है जो इतने वर्षों में हमने नहीं किया। तन्त्रार्थः पुनः स्वलक्षणैः उपदिष्टः स च अर्थः प्रकरणैः विभाव्यमानो भूय एव शरीरवृत्ति हेतु व्याधिकर्म कार्य काल कर्तृकरण विधि विनिश्चयात् दश प्रकरणः तानि च प्रकरणानि केवलेन उपदेक्ष्यन्ते तंत्रेण। सो तंत्र का जो अर्थ है वो पुनः स्वलक्षणैः उपदिष्टः, उसके लक्षणों से बताया गया है। सच अर्थ प्रकरणैः विभाव्यमानः, वही अर्थ प्रकरणों से विभाव्यमान, जिसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है, जिसका विस्तार इस प्रकार का किया जा रहा है। शरीर वृत्ति हेतु व्याधि कर्म कार्य काल कर्तृकरण विधि विनिश्चयात् दश प्रकरण। तो उसमें 10 प्रकरण हैं। तानि च प्रकरणानि केवलेन उपदेक्ष्यन्ते तंत्रेण, और सिर्फ वही प्रकरण तंत्र के द्वारा उनका उपदेश इस प्रकार का किया जाता है। तत्र इत्यादि स्वलक्षण एतद् आयुर्वेदेति इति आयुर्वेदः इत्यादिना हितायुरूपैः इत्यर्थः। प्रकरणे इति आयुर्वेदप्रदेशे दश प्रकरणानि दशभेदाः ते च शरीरादयो दश। तत्र शरीरं पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम् अवयवी भेदात् बहुप्रकार, अवयवादि भेदात् बहुप्रकार। वृत्तिश्च आहारोषित पीत अशित पीतादि भेद भिन्नाः। हेतुस्तु व्याधि हेतु असात्मीन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम लक्षण व्याधिश्च धातु वैषम्य रूपा कर्म चिकित्सा कार्यम आरोग्यम कालः ऋत्वादि क्रिया कालश्च कर्ता भेषक करणं भेषजम विधि विधान उपकल्पना सा च काल व्याधि द्रव्यापेक्षा बोद्धव्या यथा हेमन्ते अभ्यसतस्तोयं उत्तम आयुर्न हीयते इत्यादि। देशस्तु अत्र अहितः हेतुग्रहणेन इतस्तु देशः करणग्रहणेन गृहीतो मन्तव्यः। शरीरवृत्त्यादि भेदाश्च बहवः कृत्स्ने तन्त्रे बुद्धिमता बोद्धव्याः केवलेन इति समग्रे। तो आयुर्वेद के द्वारा वाच्य क्या है ये इसमें बताया गया है। तंत्रार्थ जो है, इस तंत्र से वाच्य जो अर्थ है, पुनः लक्षण स्वलक्षण ही उपदिष्टा, वो अपने के लक्षणों के द्वारा बताया गया है।
कोलटकर सर की एक पद्धति थी कि जब भी मूल ग्रंथ या उसकी टीका उसके साथ में पढ़ते थे, हाँ, तो उसमें चिन्ह रख देते थे कि यहाँ पे लक्षण बताया गया है, यहाँ कुछ विवरण है, यहाँ कुछ अर्थ बताया है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अ, उसका अगर संकलन किया जाए कि कहाँ पे किस प्रकार से जानकारी आई है, तो शायद एक बात बन सकती है कि हम ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे लक्षण आया है, ये जो लक्षण ही स्वलक्षण ही यहाँ पे जो बताते हैं, तो कहाँ कहाँ पे लक्षणों के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। बभ्यति कर्तव्यता योगी दोष निर्हरण शक्ति जायस्व, ये पंचकर्म की व्याख्या चक्रपाणि दत्त ने दूसरे अध्याय में की। तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादने ही पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन्, इस सूत्र पर चक्रपाणि दत्त की जो टीका है उसमें बभ्यति कर्तव्यता योगी दोष निर्हरण शक्ति जायस्व पंचकर्म इस प्रकार की व्याख्या बताई गई। तो इस प्रकार से जहां कहीं भी जो भी रेफरेंसेस आए होंगे वो उस तरीके से देखना ये एक अहम चीज होती है। वैसे वैद्यों के ग्रंथ जिसमें अगर इस प्रकार के चिन्ह हैं उसकी एक अलग महत्ता है। एलएलबी के बारे में भी ऐसा होता है कि जो अच्छे लॉयर्स होते हैं वो अपने किताबों पर इस प्रकार से चिन्ह करते जाते हैं और उनकी किताब मिलना नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर उन्होंने जिस मुद्दे पर जोर दिया है वो ही समझ पाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। तंत्र तंत्रार्थ तंत्र यंत्र धर ऐसा निर्देश के पीछे क्या अभिप्राय होगा तंत्र का। वो वायुस्तंत्र यंत्र धरा, हाँ, ये अलग चीज है। तंत्र नाम शरीर चक्रपाणि दत्त विवरण करता है। अब यहाँ जो चल रहा है तंत्र यानी कि जो मूल ग्रंथ है वो तंत्र, तंत्रार्थ क्या है, हाँ, ये काफी अलग मुद्दा इस प्रकार का। तो मूल संस्कृत में हम पढ़ेंगे तो उसके जरिए कई अर्थ निकल सकते हैं और क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, रमणीयता के बारे में बताया गया है, नया नया रूप धारण करता है। और यह अनुभव हमेशा रहता है कि उसी ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे तो किसी पर्टिकुलर समय में उसका एक अलग अर्थ ध्यान में आएगा जो पहले कभी सोचा नहीं था। एतानि खलु दोषस्थानानि येषु संचीयन्ते दोषाः, ये कोलोटकर सर का उदाहरण प्रख्यात है। षटक्रिया काल में यह सूत्र आता है और परीक्षक ने इस सूत्र का अर्थ पूछा तो सर ने कहा दिया कि ये दोष स्थान है और इनमें दोषों का संचय होता है। फिर बाद में सर भी परीक्षक बने उसी विषय के और वो और उनके परीक्षक दोनों साथ में परीक्षा लेने के लिए कहीं पे गए तो सर को अचानक याद आया कि इस सर ने मुझे ये सवाल पूछा था, उनको कुछ अलग अर्थ अभिप्रेत था क्या, तो उन्होंने पूछ लिया तो बोले नहीं बराबर है वही अर्थ है। तो सर का ध्यान उस बहुवचन पे गया, एतानि खलु दोष स्थान, ये दोष स्थान। जनरली हम क्या करते हैं कि आहार संभव वस्तु, सो कोष्ठगत जो दोष स्थान है पक्वाशय गति शक्ति वगैरह वे जो भी वातु के स्थान है, लेकिन हम ज्यादा महत्व पक्वाशय को ही देते हैं क्योंकि आहार से प्रायः रोगों की निर्मिति होती है। तो पक्वाशय कठी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनीय इंद्रियम, ये भी सभी बाकी कठी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन ये भी वात के स्थान है और एषु संचयन्ते दोषा, हाँ, इनमें दोषों का संचय इस प्रकार का होता है। तो जब विहारात्मक हेतु होते हैं
हाँ, कि सफर कर रहे हैं और ठंडी हवा लगी और करने शुरू हो गया इसका काम। ये तो अनुभव दिखाई देता है। तो वहां आहार से जनित वात प्रकोप कर्ण में है उपस्थित और ये हुआ, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली कर्ण में ही संचय प्रकोप दोष का हो गया इस प्रकार। तो फिर सर ने विहारात्मक हेतुओं से दोषों की संप्राप्ति इस प्रकार का एक लेख लिखा और बहुत सारे उदाहरण ढूंढ निकाले इस प्रकार। तो इस सूत्र में वास्तव में ये अर्थ सम्मिलित है या नहीं है, तो वैसे सूत्र में ये अर्थ सम्मिलित है ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन उस समय सर को ये प्रतीति हुई कि इसका ये भी अर्थ हो सकता है और विहारात्मक संप्राप्त हेतुओं की संप्राप्ति के बारे में अलग से सोच सकते हैं। और ये किसी भी सूत्र के बारे में हो सकता है। शुक्रशोधन गण पढ़ने के बाद, अरे ये जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं बीज में और सीड्स इस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और उनकी उपज की शक्ति नष्ट की जा रही है। इसमें जो बीज बनेगा वो निर्बीज बनेगा। ये अहम मुद्दा है और उसके लिए ये कैंसर का कारण है और उसके लिए शुक्रशोधन गण का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से मन में ख्याल आना ये एक अलग चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो तंत्रार्थ क्या है, ये एक अलग चीज रहेगी। कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडिता, ऐसा एक मुहावरा है कि कवि काव्य लिख जाता है उसका रसग्रहण पंडित लोग करते हैं। और ये प्रतिभा नाम की चीज है कि जो उसको लिखने में सहायता देती है। कंसल्ट करके देहांत के बाद मेरे गुरु, मैंने उन पर एक काव्य सुमनांजलि लिखी संस्कृत भाषा में। और मैं भी हैरान हूं मैंने कैसे लिखा। पदम मुंबा पूर्या अक्षरम अनुचक्रे सुवी नहीं, इस प्रकार का मैंने लिख दिया शिखर में। तो परोक्ष भूतकाल का इस प्रकार से प्रयोग ना ही कभी मैंने मेरे थीसिस जो लिखे गए हैं, तो एमडी के लिए, पीएचडी के लिए संस्कृत का जो थीसिस लिखा मैंने, एमपी के लिए, वो सभी संस्कृत में लिखे हैं। फिर भी इस प्रकार की रचना मैंने कभी नहीं की है, परोक्ष भूतकाल की रचना नहीं की है। तो ये प्रतिभा का माहौल है। उस समय मुझे जो ध्यान में आया, जो मैंने लिख दिया, तो हम जानबूझकर कुछ लिखते हैं या एक विचार की प्रक्रिया, विचार की धारा चलती रहती है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा अनुभव चलता आता रहता है उसको उसमें जोड़ मिल जाती है और एक अजब रसायन इस प्रकार का बनता है। तो ये काफी मुश्किल है, कैसे बताए क्या होता है। और कुछ ही व्यक्ति इस प्रकार से क्यों कर पाते हैं, सभी व्यक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, देख अलग इस प्रकार की बात है। तो तंत्रार्थ किस उद्दिष्ट से तंत्र निर्माण किया गया, तंत्रकार ने तंत्र लिखा, उसके मन में कुछ तंत्रार्थ होगा, उसको सामने रखते हुए उसने वो तंत्र लिख दिया। देखने वाला उसको अलग तरीके से देख सकता है और अलग तरीके का अर्थ निकाल सकता है। गीता पर करीबन 700 टीकाएं हैं सभी विभिन्न भाषाओं में। और उसमें एक टीका कहती है कि गीता कम्युनिज्म का समर्थन करती है। अब बाकी लोग तो इसको मानेंगे नहीं कि गीता कम्युनिज्म का समर्थन करती है इस प्रकार से। लेकिन उसको लगा कि उस प्रकार से उसका अर्थ निकल सकता है, उसने लिख दिया। जब किसी ग्रंथ पर 3 टीका पहले से ही मौजूद है और फिर भी चौथा टीकाकार टीका लिखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि इन 3 टीकाकारों को जो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ खास मुझे कहीं पे तो भी समझ में आया है
और वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको बताने के बगैर मैं रह नहीं सकता। तो इसलिए मुझे टीका लिखनी ही है इस प्रकार से। मैंने भी शुरू में ऐसा सोचा था कि चरक पर ही नई टीका लिखूं। अभी के आयुर्वेद के सभी विषयों को लेकर चरक पर नई टीका लिखूं। और गोपाल वशिष्ठ अभी वही कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वैद्यों को इकट्ठा किया है और प्रकरण का अर्थ अभी की कॉन्टेक्स्ट में कैसे बताना है, ये उनका प्रयास चल रहा है, जो अभी हम लेक्चर के रूप में कर रहे हैं। वो वहां पे उनको इसमें लाना चाहते हैं, लिखित फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो मैंने सुझाव दिया था कि आप मेरे लेक्चर्स सुनो, यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, और उसमें से जो आपको लेना है वो ले लो, जो आप उचित समझते हैं वो ले लो, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लेकिन इस प्रकार से लिखने से भी जो मैं पूरी तरीके से बताना चाहता हूँ वो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उस संदर्भ की चौखट रहेगी। जो मैं मूल ग्रंथ पढ़ रहा हूँ उसकी चौखट रहेगी। और रांग ओळ असा पण अर्थ आहे। तंत्र इज इक्वल टू नियम, तत्व, सिद्धांत, शास्त्र, व्यवहार, भाग, प्रकरण, जारण मारण संबंधी ग्रंथ, उत्तम औषध, प्रयोजन असे अर्थ आहेत गिरवांडे उपनिषद। ओके। रांग ओळ असाही अर्थ आहे। ओके। तो नियम, तत्व, सिद्धांत, शास्त्र, व्यवहार, भाग, प्रकरण, जारण मारण संबंधी ग्रंथ, ये तंत्र विद्या एक अलग कही जाती है। उत्तम औषध, प्रयोजन, ये काफी अर्थ है। अच्छा हुआ तुमने ये गिरवांडे उपनिषद किया। और रांगोळ असा अर्थ। तो अंतिमतः भाषा एक माध्यम है, जिसके जरिए हमारे मन में जो विचार है उसको व्यक्त किया जाता है। इसमें परिभाषा का एक अहम रोल है कि परिभाषा क्या है, दोष किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, उपधातु किसको कहते हैं, अग्नि किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर ये जो विभिन्न द्रव्य पंचभौतिक सृष्टि है, आहार द्रव्य है, औषध द्रव्य है, वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में मेरा प्रतिपाद्य विषय क्या है। मेरा प्रतिपाद्य विषय स्वास्थ्य और रोग इस प्रकार का है। और फिर स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, स्वास्थ्य के हेतु क्या है, स्वास्थ्य की चिकित्सा क्या है, उसी प्रकार रोग क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, ये मेरा प्रधान रहेगा जो मुझे कहना है। लेकिन आनुषंगिक रूप से फिर शरीर क्या है, या वृत्ति, स्वस्थ वृत्त, ये एक प्रकार का है। हेतु, हेतु जैसे बता रहे हैं, रोग के हेतु, स्वास्थ्य के हेतु, इस प्रकार के दोनों तरीके से हो सकते हैं। व्याधि, कर्म, कार्य, तो इन सभी भावों को मुझे समझाना है, मुझे बताना है। और इस तंत्रार्थ को ध्यान में रखते हुए मैं तंत्र की निर्मिति करता हूँ, तंत्र रचता हूँ इस प्रकार से। तो पुराने ये सभी जो ग्रंथ है वो इसी प्रकार से निर्माण हुए हैं। अब बीच में काफी काल बीत चुका है और उनके मन में एग्जैक्टली क्या था ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अब हम अभी के ज्ञान के आधार पर उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात। तो इसीलिए तो ये एकम शास्त्र मध्यान्ह विद्या शास्त्र तस्मात् श्रुता शास्त्र बीजानी या चिकित्सक, इस सूत्र के बारे में वो सर ने मुझसे बहस की थी। और मैंने कहा कि उस समय में एलोपैथी थी ही नहीं, तो सुश्रुताचार्य के मन में कैसे अभिप्रेत रही, तो उनको मानना पड़ा। हाँ,
लेकिन फिर भी बोले कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सूत्र हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ये होगा कि अभी जो शास्त्र प्रचलन में है उनके बारे में भी हमें सोचना है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसको भी मान देते हैं। फिर भी ये सिर्फ हमारे ऊपर ये नौबत क्यों, और सिर्फ एलोपैथी क्यों सीखनी है? होम्योपैथी बाकी भी चाइनीज वगैरह वो भी सीखे, ये एक चीज हुई। और उन्हें भी आयुर्वेद सीखना चाहिए, ये दूसरी चीज है इस प्रकार से। तो फिर वो गुस्सा कर गए। तंत्रकार ने तंत्र लिखते हुए उस समय में किस अर्थ से तंत्र लिखा, ये एक अहम चीज है। तो अगर हमें उस जमाने में जाना है तो कैसे जा पाएंगे? तो टीकाकार हमारे बीच का एक फासला हो सकते हैं कि वो हमारे पूर्व है और लेखक के बाद में है। तो वो शायद एक लिंक बन सकते हैं कि इसका अर्थ ये है, इस प्रकार के वो विवरण करते रहेंगे जो हमारे काम में है। अब अभी के हालात में जो गोपाल वशिष्ठ सर कर रहे हैं कि अभी की हालात में उन्होंने पूछा कि ये कौन सी एडिशन है चरक की, तो लोगों ने उत्तर दिया कि वही एडिशन चली आ रही है, तो एडिशन में क्या चेंज होगा? जो अग्निवेश ने लिखी, दृढ़बल ने, हाँ, चरक ने उसको संपादित किया और दृढ़बल ने उसको आगे बढ़ाया, वही एडिशन चली आ रही है, बात बात कुछ नहीं है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अभी तक बदलाव कैसे नहीं आई। अभी की स्थिति क्या होती है कि संस्करण होते रहते हैं, नए नए संस्करण आते रहते हैं, और वो जरूरी होता है क्योंकि बीच में काफी घटनाएं होती हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि युगानुरूप संदर्भ संहिता का निर्माण होना आवश्यक इस प्रकार का है, क्योंकि काफी रेफरेंसेस बदल जाते हैं। अभी हमारी जीवन शैली बदल गई, अभी हमारे खाने पीने की चीजें बदल गई। तो ऐसी स्थिति में हम केवल पुराने शास्त्र को लेकर, पुराने चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो तंत्र का अर्थ क्या है, ये समझना, ये सिर्फ एक बार समझ लिया बस हो गया, अभी अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बार बार पढ़ते रहेंगे, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते रहेंगे संदर्भ के अनुसार, तो अलग अलग अर्थ निकल आएंगे। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिसका कोई संबंध नहीं है, उनको छोड़ देना है। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसके जरिए हम कुछ नई सोच कर सकते हैं, नया विचार कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिकली प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे अहम ये है कि ये प्रैक्टिकल साइंस है, केवल गांथिक है ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में हमें उसको भली भांति समझने की कोशिश करती रहनी चाहिए, और मूल ग्रंथकार को क्या कहना है ये समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। फिर अभी के स्थिति में उसका अर्थ किस प्रकार से कर सकते हैं और कुछ अलग अर्थ उसमें से निकल सकते हैं क्या, ये भी हमें देखना है। और फिर अगर नया तंत्र इस जमाने में बनता है, मैं जो नई संहिता लिखना चाहता हूँ, हाँ, उसके बारे में मेरे मन में कुछ विचार है कि ये आना चाहिए, ये लिखना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ग्लोबल आयुर्वेद के बारे में बात करनी है, हाँ, और पूरे विश्व भर का तापमान, पर्यावरण वगैरह वगैरह, उसमें जो खाने पीने की चीजें हैं उस सभी के बारे में सोचना है। नए नए डिसीजेस आ रहे हैं, नए नए इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं, तो इन सभी के बारे में हमें सोचना है, ऐसा मुझे अगर प्रतीत होता है। तो मैं किसी उद्देश्य से लिखूंगा, फिर भी आगे आने वाली पीढ़ी उसी उद्देश्य से उसको पढ़ेगी ऐसा नहीं बता सकता। कभी करोति काव्यानि रसम जानाति पंडितः, वो और उसका रसग्रहण कुछ और भी कर सकते हैं कि
गाडगिल सर को ये कहना था, इस सूत्र से मुझे ऐसा लगता है कि ये अर्थ होगा। अभी तो मैंने सोच लिया है कि मैं ही खुद उसके ऊपर टीका लिखूं, ये बहुत रेयर है, ग्रंथकर्ता खुद ही टीका लिखता है। उसके दो प्रयोजन होते हैं कि मूल ग्रंथ छोटा रहे, उसका विवरण जो है वो टीका में है। तो मूल ग्रंथ अगर कंठस्थीकरण करना है तो बेहतर ऑप्शन है ज्यादा से ज्यादा पद्य लिखे। हाँ। तो कंठस्थीकरण आसान इस प्रकार का होगा। और जहां नहीं लिख सकेंगे वहां गद्य ही लिखे, फिर वो सीमित रहे और उसका विवरण जो है वो टीका के स्वरूप में आए। और संभवतः हो सके तो मैं ही खुद उसका मराठी ट्रांसलेशन करूं। हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशंस भी बनने चाहिए। हाँ। लेकिन ट्रांसलेशन ये एक संस्कार है, अलग चीज है। ग्रंथकर्ता को जो भाव व्यक्त करना है वो पूरी तरीके से ट्रांसलेशन में नहीं आता है, ये सबसे अहम मुद्दा है। विपरीत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये भी अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो वास्तव में भाषा एक माध्यम है, ये बात हमें पक्की ध्यान में रखनी है। उस माध्यम का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। अभी आयुर्वेद के बारे में खास करके विदेशों में जो मत प्रवाह प्रचलित है प्रकृति के बारे में खास कर, उसका अहम मुद्दा क्या है? कोई भी मूल ग्रंथों से प्रकृति का विवरण नहीं कर रहा है, अपने अपने दृष्टि से प्रकृति का विवरण कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति के दृष्टि से प्रकृति एक अलग अलग माहौल इस प्रकार का हो जाता है और फिर गलतफहमियां बढ़ जाती है इसमें। तो मूल ग्रंथों के आधार पर ही ये होना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। अगर मैंने वो बात बताई थी कि जब मुझे पता चला कि चरक संहिता का क्रिटिकल एडिशन का काम चल रहा है, तो शुरू में पता चला कि डोमिनिक कर रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि डोमिनिक नहीं कर रहा है, करीम प्रेसिंग डांस करते वियेना में वो कर रही है। तो मुझे मौका मिला, मैं वियेना में गया, मैंने वो कार्य देखा वो किस तरीके से कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके पहले भारत में क्रिटिकल एडिशन का जो काम हुआ है वो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का दिया आ रहा है। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन उन्होंने पब्लिश किया और उसको 40 बरस लगे महाभारत के क्रिटिकल एडिशन। फिर भी ये एक अहम कार्य है। अब ये कौन पढ़ने जा रहे हैं महाभारत? 40 बरस काम करके क्रिटिकल एडिशन भांडारकर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए है। वैसे महाभारत संस्कृत देखने वाले कितने लोग हैं? और उसमें भी ये भांडारकर की प्रत जाकर देखेंगे ऐसे कितने लोग रहेंगे? तो काम हुआ, उसमें बारे में संदेह इस प्रकार का नहीं है, काम हुआ है। तो मैंने सोचा था कि हम भी क्रिटिकल एडिशंस बनाएंगे। हाँ। तो ये भांडारकर के बारे में मुझे जब पता चला तो मैंने पूछा कि उसमें से कोई व्यक्ति मौजूद है क्या, तो पता चला कि एक ही व्यक्ति अभी जीवित है, वो भी 90 बरस की उम्र में है। तो मैं इनसे जाकर मिला तो उन्होंने बता दिया कि अभी मुझे तो कुछ याद नहीं है, बहुत पुराना काम है ये, लेकिन इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ये नाम की किताब भांडारकर ने पब्लिश की है, तो तुम वो किताब पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो भांडारकर की किताब थी, मैंने खरीदी और पढ़ ली। वियन्ना जाते समय 8-10 घंटे में वो पढ़ता रहा इस प्रकार से विमान प्रवास में। फिर उसमें से जो जानकारी मिली, हाँ, हस्तलिखित जो होते हैं उनका आयु 500 वर्ष इस प्रकार का होता है। ताड़पत्र जो है उनको 700-800 बरस, और श्री ताड़ करके एक उसमें भी ज्यादा है, वो 1000-1200 बरस तक उसका लाइफ रहता है। तो अभी हस्तलिखित जो लिखे थे भूर्ज पत्र पर इस प्रकार के ज्यादा लिखे पाए जाते हैं। अभी इनकी आयु अगर सीमित है 500 वर्ष की है, और हम मानकर चलते हैं कि चरक का काल
ईस्वी सन पूर्व 1000, इसके बारे में संदेह है, वो उसके भी पूर्व हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो है। तो कम से कम 6 पीढ़ियां इसमें चली गई है हस्तलिखितों में, कम से कम। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है, उसके यहाँ पे हस्तलिखित है, वो जीर्ण हो गया है, तो उसकी अगली पीढ़ी उसको फिर से लिखती है, जैसा है वैसा ही लिखती है। लेकिन फिर भी इसमें अशुद्धियां घुस जाती है, कम से कम 3% ये गलतियां उसमें एंटर कर जाती है, ऐसा इनका संशोधन है। अब स्थिति ऐसी है कि अगर 3% को लेकर भी चलेंगे और कम से कम छठी पीढ़ी है, तो कम से कम 18% अशुद्धियां हैं अभी के टेक्स्ट में। तो यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने क्या किया कि जो भी अशुद्धियां हैं वो निकाल के जो टेक्स्ट हमारे सामने रखा, वो सुधरा हुआ टेक्स्ट सामने रखा। अभी बात यह है कि यादव जी त्रिकम जी आचार्य में जो पाठ मिलते हैं वो किसी भी हस्तलिखित में मिलते नहीं। तो ये करीन प्रेसिंग डांस का अनुभव रहा। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो यादव जी त्रिकम जी आचार्य को कोई ऐसा हस्तलिखित मिल गया हो जिसका उन्होंने भली भांति प्रयोग किया, उसका इस्तेमाल किया, जो इनको नहीं मिला। और दूसरी बात ऐसी है कि यादव जी त्रिकम जी ने खुद ही लिख दिया जहां जहां पे उनको लगता था कि ये पाठ गलत है और ये सही होना है, तो उन्होंने खुद लिख दिया और प्रचलन में आ गया इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब चीज है कि करीन प्रेसिंग डांस ने पूरे विश्व भर से करीबन 50 के ऊपर हस्तलिखित इकट्ठा की। भारत में से काफी किए, विदेशों से भी काफी किए इस प्रकार से। और उसका कहना था कि दक्षिण में एक भी हस्तलिखित चरक नहीं मिला। वाग्भट के अनगिनत हस्तलिखित मिलते हैं, लेकिन चरक का एक भी हस्तलिखित दक्षिण भारत में नहीं मिलता। और बीच में मुझे एक एमडी छात्र का ईमेल आया था, केरल में एमडी कर रही थी, और उसका विषय था कि चरक का प्रचलन साउथ में है या नहीं, इस प्रकार से यही विषय लिया है। वाग्भट केवल केवल वाग्भट और सहस्त्रयोग ये साउथ में प्रचलन में है, चरक का प्रचलन है या नहीं ये देखने के लिए वही वैद्य चरक को पढ़े हैं, इस प्रकार का है या नहीं ये देखने के लिए उसका प्रयास। और ये अभी अभी का करीबन 15-20 बरस पूर्व का ये सिलसिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूध घेऊन नाही तर याच्यासाठी हॅलो आणलं का मला तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में ही चरक इतना प्राचीन होने पर भी उसका साउथ में प्रचलन हुआ ही नहीं। अभी अभी ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वहां के लोग, साउथ के लोग ऊपर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, और फिर वो देख रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र की ट्रेडिशन अच्छी है, महाराष्ट्र में चरक भी प्रचलन में है और वाग्भट भी प्रचलन में है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, अब उत्तर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो जामनगर में इसका चरक का प्रचलन ज्यादा है। सुश्रुत को फिर भी पूरे भारत भर में कितने लोग पढ़ते हैं, ये तो अजीब माहौल है। ये 3 प्रधान ग्रंथ है, बृहत्तरीय है हमारी, और फिर उसकी ये हालत है, तो बाकी ग्रंथों के बारे में क्या कहना। अशा वेळेस सुश्रुत अष्टांग हृदय अशा वेळेस सुश्रुत अष्टांग हृदय अशा इतर ग्रंथांचे अवलोकन चरक एडिशन करताना यादवजींनी केले असू शकते। ये तो पता नहीं है, यादव जी की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से काम किया ये पता नहीं है। लेकिन अभी का क्रिटिकल एडिशन का जो माहौल है वो आयुर्वेद के लिए कम से कम बदलना चाहिए, ऐसा मेरा भी मत। केवल उसी ग्रंथ के हस्तलिखितों के आधार पर हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे, ज्यादा उसमें से कुछ निकलेगा। तो अक्रॉस द टेक्स्ट
चरक सुश्रुत वाग्भट जो भी ग्रंथ उपलब्ध है उन सभी ग्रंथों में से जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको देखकर फिर क्रिटिकल एडिशन बनानी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक दूसरी बड़ी चीज है कि अग्निवेश तंत्र मूल क्या था, उपलब्ध है या नहीं है। और फिर हमारे सामने जो आता है वो चरक प्रति संस्कृत और दृढ़बल संपूरित इस प्रकार का ही आता है। तो ओरिजिनल अग्निवेश के सूत्र क्या है, चक्र चरक ने उसके ऊपर क्या संस्करण किया है, और अस्मिन् सप्तदशाध्याय कल्पस्य ये जो दृढ़बल का कहना है वो तो बाद में आया है। फिर भी मूल अग्निवेश के सूत्र और चरक प्रतीक संस्करण इसमें क्या अंतर है ये भी देखना चाहिए। जिथे इतर ग्रंथांमध्ये एखाद्या विषया संदर्भात प्राधान्याने सांगते ग्राह्य धरले असे पॉसिबल है, लेकिन अभी मेरा सुझाव यही है कि हम सभी ग्रंथों को पढ़ें। अभी जो है मैंने प्रयास शुरू किया मूल ग्रंथों का अध्ययन इस प्रकार का, जहां तक पॉसिबल हो तो टीकाओं के साथ, नहीं है तो मूल ग्रंथों के साथ इस प्रकार से। तो उसमें यही उद्देश्य है कि हमें एक बार सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी, जितना भी आयुर्वेद वाङ्मय उपलब्ध है सभी को हम पढ़ लेंगे। अभी इसमें एक अहम मुद्दा है कि तत्व ज्ञान जो है वो चरक से ही आता है और इसलिए चरक का एक अहम महत्व इसमें है। लेकिन इसके साथ में बाकी भी ग्रंथ इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो एक ही विषय विभिन्न संदर्भों के साथ विभिन्न ग्रंथों में आता है, ये एक अलग अलग इस प्रकार का माहौल है। वैसे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के निर्माण में काफी अंतर है। बृहत्त्रयी में जितने सूक्ष्म दृष्टि से निदान पंचक के बारे में बात की और तत्व ज्ञान की बात जितनी अच्छी हुई है वो आगे नहीं है। लघुत्रयी जो है, चाहे माधव निदान ले लो, भाव प्रकाश ले लो, योग रत्नाकर ले लो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। जो जिक्र है वो औषधियों पर ज्यादा, तत्व ज्ञान आप बृहत्त्रयी से समझो, ऐसा ही होता है। तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी इसमें जो अंतर आ गया, रसशास्त्र बीच में शामिल है और रसशास्त्र के बारे में काफी बहस लघुत्रयी में, और औषधियों के ऊपर ज्यादा जिक्र इस प्रकार का हुआ। तो ये अलग ढांचा बन गया इस प्रकार। तो अभी इन सभी के बारे में हमें सोचना है और अभी के हालात में नए परीक्षण आ गए हैं, अभी के हालात में नए हेतु सामने आ रहे हैं, अभी के हालात में जीवन शैली, आहार, इसमें काफी परिवर्तन इस प्रकार का हो गया। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और रसशास्त्र के जो मेडिसिन है उनको भी ध्यान में रखते हुए, मूल ग्रंथों के जो मेडिसिन है वो भी लेने ही है, लेकिन बीच में जो रसशास्त्र के उदय के जरिए जो नए इस प्रकार के उन सभी का हमें जिक्र करना है। तो ये काफी मुश्किल काम है, आसान तो बिल्कुल नहीं है, और किसी ना किसी को तो करना ही है वास्तव में। तो मुझे अच्छा मौका मिला त्रिस्कंद कोश के कार्य करने का इस प्रकार से। अब उसी को आप आगे लेकर मैं प्रातिपदिक कोश की तरफ मुड़ा, और प्रातिपदिक कोश में सभी ग्रंथ हम ले सकते हैं, सभी ग्रंथ लेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद में जितने ग्रंथ है वो सभी उसमें ले लेंगे इस प्रकार से, और एक ढांचा बनेगा उसका। हेतु, लक्षण, औषध ये भी एक होगा, द्रव्य गुण कर्म ये भी एक होगा, आहार ज्ञान कोश ये भी होगा,
तो उसके आधार पर अभी के स्थिति में स्वस्थ वृत्त क्या होना चाहिए, अभी के स्थिति में रोगों से किस प्रकार से निपटना है, उसके बारे में बताना जरूरी होगा। तो तंत्रार्थ मेरे सामने स्पष्ट है कि ये सभी बातें मुझे इन सभी के बारे में ये बताना है, ऐसा ऐसा है इस प्रकार से। अब तंत्र का निर्माण होते समय मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, इसके बारे में ज्यादा सोच हुई नहीं है, वो तो मैं करता रहूंगा। और कौन से स्थान होंगे, किन कौन से अध्याय होंगे, प्रकरण कौन से होंगे, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें इसमें शामिल होनी चाहिए। और जब ये सभी चीजें इतनी अच्छी तरीके से आएगी इसमें, तभी नई पीढ़ी जो है उसको फायदा होगा और अभी के रोगों के बारे में अच्छी तरीके से चिकित्सा कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे, चिकित्सा कर पाएंगे। तो शरीर वृत्ति हेतु ये एक अच्छा मुझे मिल गया कि तानिश प्रकरणानि केवलेन उपदेक्षन्ते तंत्रेण। इन सभी 10 मुद्दों को लेकर तंत्र का निर्माण होना चाहिए। एक अहम मुद्दा मुझे इसमें ध्यान में आया इस प्रकार के, तो मैं इस सूत्र को भली भांति ध्यान में रखूंगा। और काल कर्तृ करण जो मैं बातें बताना चाहता हूँ कि अभी ये कलयुग चल रहा है और काफी परिवर्तन ऋतुओं में आ गया है। इस प्रकार से कर्ता जो है अभी बीए में ये हमारे लिए करता है और उसकी पूर्व पीठिका पूरी आधुनिक है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करण जो है वो काफी नए नए करण भी आ गए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नए तंत्र का निर्माण होना चाहिए और तंत्र का ही निर्माण होना चाहिए। जो अभी के ग्रंथ है उसके ऊपर टीका लिखकर ये काम नहीं होगा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नई टीका लिखने के बजाय बेहतर ऑप्शन है कि नया ग्रंथ ही लिखे, नया तंत्र ही करे और इसमें ये सभी मुद्दे समाविष्ट इस प्रकार के हो जाएंगे। और लिखे तो संस्कृत में ही लिखे क्योंकि वही आयुर्वेद की भाषा है। उसको समझने के लिए क्या करेंगे ये अलग रहेगा। मेरी लिखावट उतनी मुश्किल नहीं होगी, मुझे सीधा साधा लिखने की भी आदत है, तो बहुत जटिल इस प्रकार के लिखने की आदत नहीं है। फिर भी सभी लोगों के कैसे समझ में आएगा ये एक आवश्यक चीज इस प्रकार की रहेगी। और उसके आधार पर जो संहिता बनेगी वो सभी के काम में आएगी। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल इस सिलसिले को आयुर्वेद प्रकांडो शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि ताञ्च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दम् वैद्यवर्गो हिन्दम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि दृश्यामः।